आज का जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पिछला लेक्चर में था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हमने बात की थी कि जनरली अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आगे हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए किस पे हमें ज़्यादा एक्सपोजर करना चाहिए। तो जिसमें मेन चीज़ आया था आपका कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ में अगर आपका अच्छा है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो हम पहले थोड़ा सा ये आज का जो टॉपिक है एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, इसको थोड़ा सा हम इसका डेटा पे हम थोड़ी बात करेंगे कि क्या हमारी पोजीशन है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर में जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जो उसके एक्सपेंडिचर है, वो कितना इम्प्रूव हुआ। 1952 में हमारी क्या पोजीशन थी और 2014-15 की डेटा को अगर हम देखें या 1990 की डेटा को देखें तो हमारा क्या इम्प्रूवमेंट रहा। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत हम एजुकेशन सेक्टर पे जो सरकार की जो खर्चे हैं वो क्या है, एक्चुअली 1952 में जो हमारा डेटा था 7.92% हमारी एजुकेशन सेक्टर में सरकार खर्च करती थी। जो दूसरा जब डेटा 2014 में निकाला गया तो 15.7% इसका डेटा आया कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में 7.92 से बढ़कर 15.7 तक पहुंच गई 2014 तक। ये तो बात हुई हमारे एजुकेशन सेक्टर में कितना परसेंटेज इंप्रूव हुआ। दूसरी बात आती है कि एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि हम जब अपनी इकोनॉमी को किस वे में हम अपने इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करते हैं, जीडीपी के रूप में। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखें तो हमारी एजुकेशन सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या इंप्रूवमेंट रहा, उसका डेटा मैं इस पे बताने जा रहा हूं। एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, अगर हम जीडीपी की परसेंटेज देखें तो हमारी जो सरकार जो है जो एजुकेशन पे जो इंक्रीज कितना की, 0.64 हमारा 1952 में था जीडीपी, और जो हमारा बढ़ के 2014 में 4.13% जीडीपी हो गया। तो यहाँ ये भी अभी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, क्योंकि एक्चुअल होना कितना चाहिए, कम से कम जीडीपी 6% हमारी इंप्रूव होनी चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सेक्टर पे बहुत से ज्यादा इंप्रूव किया है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे 0.64 1952 के समय था और बढ़ के हमारा 2014 में कितना हुआ 4.13, और होना कितना चाहिए 6%। तो देखिए अभी भी कम है। तो इसलिए 6% अगर हमारी जीडीपी है एजुकेशन सेक्टर में तो हम मानेंगे कि हम कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सरकार के जो खर्चे हैं एजुकेशन सेक्टर पे, उस पे हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट जो हमारी एजुकेशन सेक्टर में जो खर्च करती है, तो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो पिरामिड बेस है। पिरामिड बेस का मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पिरामिड कैसा होता है, ट्रायंगल शेप होता है, नीचे चौड़ा होता है और ऊपर धीरे धीरे सकरा होता है, पतला होता जाता है। तो हमारे जो गवर्नमेंट जो है हमारी प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करती है, नर्सरी से लेकर 6 तक, और जैसे जैसे हायर एजुकेशन के ऊपर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे खर्चे कम होते जाते हैं। ये हमारी एक्चुअली हमारी जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की वो ये चल रही है। तो गवर्नमेंट स्पेंड मोर एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकार सबसे ज्यादा खर्च जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, ये प्राइमरी वाला जो एजुकेशन है उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट प्राइमरी से लेकर 6 तक जो गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है। और टेरिटरी एजुकेशन जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब आपका प्राइमरी एजुकेशन, और जो टेरिटरी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन है। उस पे एवरेज ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट खर्च करती है टेरिटरी एजुकेशन में 12th के बाद, आफ्टर 12, जिसको टेरिटरी एजुकेशन कहते हैं आफ्टर 12, और प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं नर्सरी से लेकर 6 तक। तो इस पे ऑन एन एवरेज खर्च करती है, सबसे ज्यादा खर्च करती है गवर्नमेंट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। सरकार स्टेट टू स्टेट भी डिफर करता है, जैसे पर कैपिटा एजुकेशन जो डिफर है, किसी स्टेट में ज्यादा है किसी में कम है। अब हिमाचल प्रदेश में सरकार एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा खर्च कर रही है कंपेयर टू बिहार। यहाँ देखिए 34,651 है और यहाँ पे 4,088 है, तो ये भी एक डिफरेंस है। सरकार ने एक कानून भी लाया कि अब सबको एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, उसके तहत गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया जिसको हम 2009 कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक मोर फ्री, मतलब
6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, उनसे कोई फीस नहीं लेना है। सरकार ने एक कानून पारित किया टू मेक फ्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। किसके तहत? मौलिक अधिकार के तहत, फॉर फंडामेंटल राइट ऑल चिल्ड्रन इन द एज। ये फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। ये सरकार का एक एक्सपेंडिचर, सरकार ने एक कानून बनाया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड, दूसरा उन्होंने क्या किया, 2% एजुकेशन, जिसको चेस कहते हैं, इस पे टैक्स है। जनरली क्या कहती है कि ये हायर एजुकेशन पे 2% गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और उसको खर्च किस पे करती है? एलिमेंट्री एजुकेशन पे। देखिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड लेइंग 2% एजुकेशन चेस। ये चेस की मींस टैक्स हुआ, ऑल यूनियन टैक्सेस, दिस रेवेन्यू इज मीन टू बी स्पेंड ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो पैसा यहां से हायर पे ले रहे हैं, वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ गवर्नमेंट के पास, वो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन पे सरकार खर्च करती है। तो ये 5 पॉइंट आप इसके लिखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के, कि गवर्नमेंट खर्च कहां कहां करती है। प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करती है, टेरिटरी एजुकेशन पे आफ्टर 12 उस पे धीरे धीरे एवरेज खर्च करती है। तीसरा मैंने कहा कि स्टेट टू स्टेट भी डिफर करता है, किसी स्टेट को ज्यादा खर्च कर रही है, किसी को कम खर्च कर रही है। और एक उन्होंने कानून पारित किया कि 2009 में कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जो जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल तक है, उसको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो ये क्योंकि जब फ्री किया है तो सरकार के तो खर्चे उस पर आएंगे ना, आपको फ्री किया गया ना कि गवर्नमेंट के। तो यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं। तो पहला खर्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पे, दूसरा ऑन एन एवरेज खर्चा टेरिटरी एजुकेशन पे जो आपको आफ्टर 12 की बात कर रहा। तीसरा अगर उन्होंने कानून पारित किया कि फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है, तो सरकार के तो खर्चे आएंगे ना, आपसे नहीं लेंगे वो अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहा। और सरकार ने जो हायर एजुकेशन है, जो जिसको एजुकेशन चेस कहते हैं, उस पर उन्होंने 2% टैक्स लगा के एलिमेंट्री एजुकेशन पे उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट खर्च करती है। अब थोड़ा सा डेटा पे हम बात करेंगे कि एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया, हमारा एजुकेशन जो है हमारी इंडिया में, उसको थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दिया हूं कि हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है, और हमारा यूथ लिटरेसी रेट क्या है। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, और इसका मैंने डेटा 1990 और 2015 से कंपेयर किया है कि क्या इसमें मेल और फीमेल का क्या इंप्रूवमेंट है। हमारी एजुकेशन जो है, या हमारी जो युवा पीढ़ी है, या एडल्ट है, एडल्ट का मतलब पहले आप समझिए, एडल्ट यहाँ पे 0 से 15 इयर्स माना गया, और यूथ जो है 15 से लेकर 24 इयर्स को यूथ माना जाता है। तो इस दोनों कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और एक बीच में हमने बात की कि जो प्राइमरी कंपटीटर है, जो प्राइमरी है, उसमें ये तीनों को कंपेयर करें कि मेल और फीमेल में क्या इंप्रूवमेंट रहा, कहां पे ग्रोथ कर रहा, ज्यादा कर रहा कि कम कर रहा। ये सारी चीजें इस डेटा में मैंने आपको मेंशन किया है, जो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले हम एडल्ट लिटरेसी रेट, जिसको हम 15 साल तक की बात करते हैं, इसमें जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है मेल और फीमेल, 1990 में मेल का जो लिटरेसी रेट था वो 61.9 था। ये 2015 में जब डेटा निकाला गया तो ये बढ़कर 81 हो गया, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और फीमेल जो था 1990 में 37.9 था, और 2015 में बढ़कर ये 63 हो गया। तो आप देखिए कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट है। मेल का 61 पॉइंट से 81 हुआ, और 37.9 से 63। तो ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई? फीमेल की, क्योंकि 61 से 90 तो करीब करीब 20 का ग्रोथ है। लेकिन यहां देखिए 37.9 यानी कि 38 मान लीजिए, और 63 हो गया, तो ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई? फीमेल की। अब आप देखिए प्राइमरी कंपटीटर अगर देखें तो इसमें आप प्राइमरी स्कूल में देखिए कि एजुकेशन के मामले में 78 आपका 1990 में था, और 2015 में 94 हो गया मेल में, और फीमेल में 61, 91। यहां भी काफी चेंजेस आया, कहां 78, कहां 94, और कहां 61 और कहां 99। ये प्राइमरी का डेटा है। और जो युवा है, यूथ लिटरेसी रेट जो है, जो 15 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं, तो देखिए मेल जिसको हम कहते हैं, जिसको पढ़ना लिखना आता हो, यानी कि हु कैन राइट एंड रीड
दोज पीपल द एज इज 15 to 24 ईयर हु कैन राइट एंड रीड, जो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उनका रेशियो देखिए, मेल में 76 था 1990 में, बढ़ के कितना हो गया 2015 में 92, और यहाँ 54 था और यहाँ 80। तो ओवरऑल आप देखिए, सब डेटा देखने के बाद इसमें यही चीजें दिख रही है कि फीमेल की ग्रोथ, चाहे वो यूथ लिटरेसी रेट हो, चाहे वो प्राइमरी हो, और चाहे वो एडल्ट लिटरेसी रेट हो, तीनों में फीमेल का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये हो तो रहा है, लेकिन अगर हम फ्यूचर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें एक चीज थोड़ा सा है कि ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं कर रहे हैं जो हमें होना चाहिए। कह रहा है कि लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट, चाहे वो यूथ हो और चाहे वो एडल्ट हो, दोनों की लिटरेसी रेट तो बढ़ रही है, हैव इंक्रीज्ड। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स जो है वो हमारा स्टिल जो आजादी के समय था, एज मच एज इंडिया पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, आजादी के समय जो हमारी रेशियो थी उसके कंपेयर में स्टिल बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये डेटा। जेंडर इक्वलिटी में समान आया, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा कि अब हम मेल और फीमेल में इस तरह का डिफरेंस नहीं है। इस लिटरेसी की वजह से द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल आर नारोइंग इन इट इंडिकेट ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये अब वहां पे सकरा कम हुआ, पहले डिफरेंस ज्यादा था, लेकिन अब इस लिटरेसी की वजह से जेंडर इक्वलिटी में जो है चीजें कहीं कहीं नैरो हुआ, जिसका ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हमारी डेवलपमेंट इन द जेंडर इक्वलिटी। अब मेल हो या फीमेल हो, इस तरह के जेंडर में कोई असमानता नहीं है, ये इसको एक शो कर रहा है। तीसरा आता है कि हम वोमेन एजुकेशन को या वोमेन को हम कैसे प्रमोट करेंगे। तो ये एजुकेशन ही एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि जिस कंट्री का एजुकेशन और हेल्थ जितना अच्छा होगा वो कंट्री उतनी ही अच्छी पोजीशन पे मानी जाती है। और लेकिन हमारे यहाँ चूंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला, तो कह रहा है कि एजुकेशन, वोमेन एजुकेशन कैसे नीड्स टू बी प्रोमोटेड, कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं महिलाओं की एजुकेशन को। तो इसके 3 कैटेगरी हमने बांटा है। पहला तो है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उनको आत्मनिर्भर बनाना आर्थिक रूप से, यानी कि यहाँ पे जरूरत है तो इस एजुकेशन के माध्यम से उनको जब हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो हमारी क्या होगी, ये महिलाओं की जो है पोजीशन और अच्छी होगी। दूसरा, टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस, जब हम इनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे तो क्या हुआ, उनका सामाजिक दायरा भी, सामाजिक स्टेटस जो भी है, सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ ह्यूमन, और आपने देखा कि महिलाओं में कई चीज समस्याएं होती हैं, खास करके उनको आयरन की कमी होती जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी आती है, तो उनका अगर हेल्थ स्टेटस को अगर इम्प्रूव किया जाए तो हमारी स्थिति और भी इस एजुकेशन के माध्यम ये सब कर पाएंगे तो हम अच्छे पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। सरकार ने एक स्लोगन दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्लोगन तो दे दिया, अब इसको कैसे फॉलो करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने कब, 2015 में। कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं कि कब ये लॉन्च किया गया था, तो 2015 में सरकार ने एक स्लोगन दिया और ये अभियान चलाया, एक कैंपेन चलाया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पहले बेटी को बचाओ और फिर बेटी को पढ़ाओ। देखिए इस वर्ड में ही क्लियर दिया हुआ कि पहले बेटी को बचाओ। बेटी बचाओ मतलब उसके जन्म से लेकर, मतलब उसका जन्म, जहां उसका जन्म होने जा रहा है उसके पहले का प्रिकॉशन, और जन्म लेने के बाद, और फिर आगे उसको आगे सोसाइटी में, समाज में उसके स्टेटस को बढ़ाना। यही अभियान था, यही कैंपेन था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पहले बेटी को बचाओ और फिर उसको पढ़ाओ, ताकि हमारा देश में हमारी महिलाओं का एक पोजीशन बने। तो इसके 3 कैटेगरी उन्होंने बांटा। तो इसमें क्या, अब कैसे हम करेंगे, तो ये 3 कैटेगरी में रह के पहले तो हम प्रिवेंशन किसका लेंगे, जेंडर बाय। आपने देखा होगा बच्चे, अगर पता चल गया कि जो माँ की कोख में जन्म लेने वाली है वो लड़की है, तो उसको पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको मतलब पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो सरकार, मतलब ये सरकार, हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि जेंडर बाय सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, इस चीज को हमें बचाना है, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं। दूसरा, हम जब बच्चे का जन्म हो जाए, यानी इंश्योरिंग सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, हमें बच्चे का जन्म होने के बाद उसको प्रॉपर वो सर्वाइव कर पाए, उसको प्रोटेक्शन देना है। और जब उसका जन्म हो गया तो उसको हमें, उस गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन भी प्रॉपर देना है, जैसे हम मेल चाइल्ड को दे रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के थ्रू ही हम अपने इस, जिसको हम बात कर रहे हैं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हम कह रहे हैं कि वुमेन फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सॉरी ये बात किया कि वुमेन एजुकेशन नीड्स टू बी प्रोमोटेड। वुमेन की एजुकेशन को इंप्रूव करना है, प्रमोट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो बच्चे को जन्म लेने दें, जन्म लेने के बाद उसको उसकी पूरी प्रोटेक्शन करें, और तीसरा जब हम उसको शिक्षा के माध्यम से उसको उतना ही बराबर पढ़ने का मौका दें जैसे मेल को दे रहे हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का जो स्लोगन है, इस रूप से अब चीजों को आगे बढ़ाने से ग्रोथ होगी। दूसरा, अब ये कह रहा है कि द इंडियन एजुकेशन, जो हमारा, मैंने अभी कहा ना कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन है वो पिरामिड बेस्ड है। ऐसे है, हम बेस पे तो खूब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं वहां पे कम करते जा रहे हैं। बल्कि हायर एजुकेशन पे हम वहां पे एक टैक्स लेके हम खर्च रेवेन्यू गवर्नमेंट किस पे कर रही है? एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च कर रही है, टेरिटरी एजुकेशन के जगह पे उनसे वो टैक्स के रूप में खर्चा कर रही है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे। तो हमारा ये है कि pyramid is steep indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level। इसका क्या, इस पिरामिड बेस्ड होने की वजह से हायर एजुकेशन की तरफ क्या हो रहा कि नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल, वहां पे स्पीड कम है, कम से कम वहां बच्चे लोग पहुंच पा रहे हैं हायर एजुकेशन पे। इसका मेन हमारी एजुकेशन, जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से है। ये इसमें कहना चाह रहे हैं। कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को हमें ये करना चाहिए कि हायर एजुकेशन को भी बढ़ाए और अच्छे इंस्टीट्यूट को भी डेवलप करे, ताकि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो हायर एजुकेशन भी अच्छी तरह से प्राप्त कर पाए। तो ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन। जैसे उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को खर्च कर रहे, इसी तरह सरकार को चाहिए कि अपने हायर एजुकेशन को भी बढ़ाए और आल्सो इंप्रूव, खाली बढ़ाए नहीं, उसके स्टैंडर्ड को भी बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कंक्लूजन यही निकला कि गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन पे भी खर्च करना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए, और केवल इंप्रूव नहीं करना है, मतलब केवल हायर एजुकेशन को बढ़ाना नहीं है, उसके स्टैंडर्ड को भी ऐसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करना है जो उस पे खरा उतरे और अच्छी एजुकेशन दे पाए। ये मेन इसका है। तो ये चैप्टर आपको देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके कंसेप्ट को भी क्लियर किया, और दूसरा मैंने डेटा के आधार पे भी मैंने आपको किया कि हमारी 1952 में हमारा क्या स्टेटस था, 2014 में हमारा या 15 में हमारा क्या स्टेटस है। ये सारी चीजें मैंने इस डेटा के माध्यम से, यूथ लिटरेसी रेट क्या है, प्राइमरी आपका लिटरेसी रेट क्या है, एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, ये सारा चीजें मैंने, और आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कंसेप्ट था गवर्नमेंट का, वो क्यों बनाया गया, 2015 में उसको स्टेब्लिश किया गया, उसके बाद कैसे हम अपने वुमेन्स के एजुकेशन के माध्यम से उनको स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने इस पे आपकी बात की, और ये चैप्टर आज सारी चीजें समाप्त हो गई। तो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो रूरल डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट हमारा कैसे होगा, लोग कैसे अपने रोजगार के चक्कर में बाहर जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अगले चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।